ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज इस टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं। इस टॉपिक को हम लोग क्लास 9th एंड 11th साथ ही साथ CHS 11th के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग लेकर चलते हैं कि फोर्स है क्या। तो देखिए, फोर्स एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक तरह का फिजिकल, हमारा जो फिजिक्स में एक टर्म है जो कि क्या कर सकता है, जिसके 3 फैक्टर हमने आपको बताए हैं। इट हैज़ कैपेबिलिटी टू चेंज द ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मोशन। इट इज़ कैपेबिलिटी टू रेस्ट टू मोशन और ट्राई, जरूरी नहीं कि वो कर ही पाए, वो उससे जो हो सकता है वो उसको ट्राई भी कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, मोशन टू रेस्ट, क्या कर सकता है उसके अलावा, मोशन को, जैसे आप रेस्ट से मोशन में गए उसी तरह मोशन टू रेस्ट जा सकते हैं या उसको ट्राई कर सकता है। इट हैज़ चेंज टू शेप एंड साइज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज़ भी चेंज कर सकता है। अब देखिए, इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे ये मार्कर है और आप जैसे ये मान लीजिए डस्टर है और हमने इसको फोर्स किया है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन रेस्ट, और इसे हमने फोर्स लगाया और ये क्या हो गया बेटा, मोशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया बेटा, मोशन के फोर्स जो है रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है और मोशन आपको ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है या ट्राई कर सकता है। इन दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब स्टेट ऑफ मैटर कहने का मतलब अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने देगा, और अगर मोशन में है तो उसे मोशन में रहने देगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू चेंज द शेप। अब इसका आप समझिए कि मोशन टू रेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आ रहा था और मैंने इसको पकड़ लिया, ये आया, मैंने इसको जंप, ये उधर से आ रहा था और मैंने इसे रोक लिया, तो ये क्या था, कुछ समय के लिए मोशन में था। जैसे ये ऊपर से देखिए आया, मैंने पकड़ लिया, तो ये क्या था, ऊपर से जब आ रहा था तो ये मोशन में था, लेकिन हमने फोर्स लगाकर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, ये जो हमारा ये रेस्ट पर, इसको खूब ऐसे देखिए ध्यान से ऐसे दबा रहे हैं, तो क्या ये तोड़ कर निकल जाएंगे हम? नहीं, क्योंकि हम फोर्स ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स क्या है, वो एप्लीकेबल नहीं, उस फोर्स को और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने फोर्स नहीं लगाया, हम बहुत कोशिश किए लेकिन ये काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। अब आप देखिएगा कि जब आपको कोई, ये देखिए ये इस शेप में है, अभी इस शेप पे, अब इसको मैंने फोर्स लगाकर यूँ चेंज कर दिया, ये है, फिर फोर्स लगाया, इसको मैंने चेंज कर दिया। तो मैं फोर्स के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैं शेप और साइज़ को बदल सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्टिंग ऑफ फोर्स, फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फोर्स कैन बी डिवाइडेड, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट से इसका मतलब कि दोज फोर्स विच इज़ ओनली अप्लाइड बाय द ड्यू टू रियल कॉन्टैक्ट एंड दोज फोर्सेज विच इज़ अप्लाई बाय विदाउट द कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगा, जैसे मान लीजिए ए है और ये आपका क्या है, बी है, इन दोनों ने एक दूसरे पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। इन दोनों ने एक दूसरे पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये तभी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे जब दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तभी वो फोर्स काम करेगा, अदरवाइज वो फोर्स काम नहीं करेगा। जैसे आप समझिए ये आपका ये डिब्बा है और इसको मैं इस हाथ से फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, तो बिना छुए क्या मैं इसको फोर्स लगा, ऐसा मैजिशियन होता तो मैं इसको उड़ा देता, बिना इसको टच किए मैं खींच लेता। तो क्या मैं बिना कांटेक्ट किए इसको फोर्स लगा सकता हूँ? नहीं। तो बिना कांटेक्ट के जो फोर्स नहीं काम करता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें आपके बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे बेटर एग्जांपल आपका क्या बेटा, फ्रिक्शन है।
सबसे बेटर एग्जांपल आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, और क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बिना एक दूसरे को टच किए वो फोर्स कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जो कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे भी काम करते हैं, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने का प्रयास, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने से पहले आप ये देखिए कि जैसे आप देखिए अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिरती है? क्या अर्थ और इसके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है? बिना कांटेक्ट होने के बावजूद भी ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। एग्जांपल के देखिए, इसको मैंने ऐसे छोड़ा, अपने आप ही नीचे आ गया, देखिए। तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। दूसरा आप एग्जांपल्स ले सकते हैं कि दो मैग्नेट ले लीजिए, ये मान लीजिए मैग्नेट ए है, ये मान लीजिए मैग्नेट बी है। तो आप देखे होंगे कि जब हम मैग्नेट्स को आपस में ले जाते थे, वो इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट भी करता है, और कभी मैग्नेट को हम थोड़ा सा पलट देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसा मैग्नेट लेते हैं जिससे हमको शेप का पता चले, ठीक है। तो ये पोजीशन अट्रैक्ट करने का है, और इसी पोजीशन को अगर हम बदल कर ऐसे कर दें तो ये रिपेल भी करते हैं। तो बिना कांटेक्ट में आए भी ये फोर्स आपस में क्या करते हैं बेटा, लगाते हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल फॉर कांटेक्ट फोर्स आपको मैंने बताया, और एग्जाम्पल फॉर नॉन कांटेक्ट फोर्स आपको बताया। और फोर्स का डेफिनेशन कैसे हम देंगे? तो फोर्स एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव टू रेस्ट टू मोशन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, चेंज द वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे कि देखिए इसने रेस्ट से मोशन में किया, इसने मोशन को रेस्ट में किया, इसने मोशन को नहीं बदला, मोशन के स्पीड को कम कर दिया, मोशन को ज़्यादा भी कर सकता है और मोशन को कम भी कर सकता है। तो ये सारा का सारा पावर किसके पास आया? फोर्स के पावर। और फोर्स किसके हिसाब से काम करता है? तो ये मैंने आपको लिख दिया है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, या मैं साइड में हट चुका हूँ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फोर्स को सबसे पहले डिफाइन किया था न्यूटन जी ने। किसने डिफाइन किया था? न्यूटन जी ने, और इसीलिए इसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। अब बात आती है, फोर्स में दो लोगों की ज़रूरत होती है। फोर्स में दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन की। किसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड। एक ज़रूरत होती है आपकी मैग्नीट्यूड की और दूसरी ज़रूरत होती है आपके डायरेक्शन की। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। रीज़न समझिए, जैसे मान लीजिए हम कैरम खेल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, कैरम खेल रहे हैं और ये हमारा स्ट्राइकर पॉइंट है, ये हमारा गोटी पॉइंट है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हम ऐसे फोर्स लगाते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट ऐसे मिलता है, होता है ना। ऐसे कैरम को हम कट शॉट मारते हैं और कैरम जाकर इसमें जो हमारे होल्स होते हैं उसमें चले जाते हैं। तो उस समय क्या हो गया, देखिए आपने करंट के डायरेक्शन को कैसे दिया और उसका रिज़ल्ट कैसे हुआ। क्या आप इस पर फोर्स का किसी और इस डायरेक्शन में लगा पाएंगे? बोलिए, क्या अगर आपको ये टारगेट मान लीजिए हमने कुछ इधर की तरफ से फेंक दिया, तो क्या आप उसे फोर्स लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स लगाना होता है तो हमें एक डायरेक्शन चूज़ करना पड़ता है कि हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अगर हमें इसे पुश करना है तो पुश करने के लिए हमें क्या करना है? दबाना पड़ेगा। और अगर हमें पुल करना है तो हमें खींचना पड़ेगा, मतलब हमारा जो डायरेक्शन है चेंज हो रहा है। जैसे पुश करना है तो हम इधर दबा रहे हैं और पुल करना है तो हम इधर दबा रहे हैं। मतलब फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर में ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बताया गया होगा। वेक्टर में देखिए तीन बातों को ध्यान से समझना होता है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। अगर कोई भी वेक्टर प्रॉपर्टी होगी वो इन तीनों लॉ को जब तक होल्ड नहीं करेगी, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जो ट्रायंगुलर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर नहीं हो सकता। अगर उन दोनों के पास ये दोनों होगा तो भी
मतलब आपके पास किसी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स। क्लियर। अब देखिए रियलिटी में क्या होता है कि हम हमेशा, बात को समझिएगा, रियलिटी में क्या होता है कि आप अगर खड़े भी हैं या बैठे भी हैं तो भी आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स हमेशा लगता रहता है, बिना फोर्स के आप कुछ भी कर नहीं सकते। जिसमें अगर ग्रुप ऑफ फोर्स की बात करें, ग्रुप ऑफ फोर्स अगर आप पे एक्टिव हो रहा है तो वो फोर्स कितने तरह के होंगे, तो ग्रुप ऑफ फोर्स के हिसाब से फोर्सेस आपके कितने होंगे, 2 तरह के होंगे। पहला होगा बैलेंस, क्या होगा, बैलेंस, और दूसरा होगा नॉन बैलेंस या अनबैलेंस भी बोल सकते हैं। अनबैलेंस क्या होगा, अनबैलेंस। तो क्या हो गया बेटा, बैलेंस और नॉन बैलेंस। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, तो ध्यान समझिए कि उसके साथ होता क्या है कि वो अर्थ पे खड़ा है तो अर्थ की ग्रेविटी जो है उसे अपनी तरफ खींच रही है, और उसका जो वैल्यू होता है वो mg के बराबर होता है। जो ग्रेविटी है वो हमें खींच रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटी आप पे वर्क कर रही है, तो आप किसी कम, जैसे आपका वेट ज़्यादा है, आप किसी छोटे से जो आपका वेट ना सके उस पर खड़े हुए या बैठिए, तुरंत वो टूट कर नीचे चला जाएगा। तो आप कभी भी खड़े रहें, अगर जो आपको अपने शरीर पे जो वेट फील होता है, जो आपका वेट फील होता है, दरअसल वो क्या है, एक तरह का फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा आपके ऊपर, अर्थ के थ्रू जो है आप पे लगाया जाता है। अब चूंकि आप इस फोर्स के थ्रू आप नीचे नहीं जा रहे, तो एक रिएक्टेंट फोर्स लगता है R, एक रिएक्टेंट फोर्स लगता है R, जो कि आपको क्या करता है, नीचे नहीं जाने देता है। जब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मतलब अब इसके 3 कंडीशन लेते हैं। अगर रिएक्टेंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है और आपका जो वेट है वो कमज़ोर हो जाता है, तो आप जंप कर जाएंगे। ठीक, तीसरा हो सकता है, दूसरा क्या होगा, अगर R और ये इक्वल होगा तब आप बैलेंस होंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और थर्ड जो है, अगर mg जो होगा वो ज़्यादा हो जाए, रिएक्टेंट फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप गो डाउन हो जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ आप जाने लगेंगे। समझ में आया, क्या समझ में आया। R अगर mg से बड़ा तो आप जंप कर जाएंगे, R इक्वल टू mg हो जाएगा। तो इस तरह से mg की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, R के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इस तरह से आपको समझने की कोशिश करना होगा कि क्या होता है जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर एक ही फोर्स है, हमेशा कई सारे फोर्सेस आपके ऊपर एक्टिवेट होते हैं। उन सभी फोर्सेस का एक रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ही आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, जैसे इधर 3 लोग इधर रस्सी को खींच रहे हैं, एक रस्सी को तीनों लोग मिलकर खींच रहे हैं, और इधर सिर्फ 2 लोग हैं। ये दोनों अपनी तरफ खींचना चाहते, ये तीनों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं और इधर वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इनका फोर्स क्या आपको दिख रहा है, कम दिख रहा है, और इनका फोर्स क्या दिख रहा है, आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इस रस्सी के खींचने का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरफ होगा। किसी आप वेट वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब खींचते हैं तो जितना आप फोर्स लगाते हैं, क्या उतने फोर्स से आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच पाते? नहीं। आपका फोर्स और उसके द्वारा इंटरनल फोर्स दोनों माइनस हो जाते हैं, जिसके कारण आपका एक नेट फोर्स बनकर आता है। तो आप कई सारे फोर्स लगाते हैं और उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। अब यही नेट फोर्स डिसाइड करता है कि हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा कि अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम कई सारे फोर्स जनरेट करें, जैसे हम F1 जनरेट कर रहे हैं, F2 जनरेट कर रहे हैं, F3 जनरेट कर रहे हैं, F4 जनरेट, कई सारे फोर्सेस हमने जनरेट किया, बहुत सारे फोर्सेस जनरेट किया, और इन सब का हम वेक्टर सम, और वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर मैथमेटिक्स से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम नॉर्मल मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं। तब हम इनका जब वेक्टर एडिशन करें तो मान लीजिए इनका जब वेक्टर एडिशन किया तो आपका हो गया वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, और इन सब का रिज़ल्ट अगर आपको 0 जब मिल जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। एक बात हमेशा याद है कि आप चाहे जैसे भी हों, आपके ऊपर हमेशा
एक फोर्स काम करता है और एक नहीं, ग्रुप ऑफ फोर्सेस हमेशा आपके ऊपर एक्टिवेटेड होते हैं और उन सभी का एक्टिवेशन अगर जीरो हो, उसका नेट जो जीरो आ जाता है, तब हम कहते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस फोर्स का हमारे लाइफ में यूज़ क्या होता है? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है एक साइकिल चला रहे हैं मान लीजिए, तो आप देखेंगे उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और आप लगातार पेंडल मार रहे हैं, तो पेंडल मार रहे हैं तो क्या आप फोर्स जनरेट नहीं कर रहे हैं? आप उस पर फोर्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन साइकिल जिस सरफेस पे चल रहा है उस सरफेस भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। मेरे द्वारा लगाया हुआ फोर्स F है और फ्रिक्शन द्वारा लगाया गया फोर्स मान लीजिए Fs है, तो वो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो नेट फोर्स आपके ऊपर लग रहा है वो क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। और अगर आपको देखना है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अनबैलेंस है, तब आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर हम आपसे कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे, कभी कोई क्वेश्चन आए कि इफ द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट बी चेंज, तो क्या इसमें फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, फोर्स लग रहा है, बट द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक, अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स की तरफ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस है, वो क्या है? बैलेंस्ड है, सॉरी अनबैलेंस्ड है, तब उसका जो रिजल्ट होगा वो नॉन जीरो होकर समथिंग वैल्यू आएगा। इट मे बी निगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, बट नॉट बी ज़ीरो। निगेटिव आने का मतलब सेंस ये है कि हम जो फोर्स लगाकर जिस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करना चाह रहे थे उस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर कई लोगों ने फोर्स लगाया और हमें काम था ईस्ट की ओर और हमारा काम हो गया वेस्ट की ओर। तो निगेटिव साइन का मतलब है कि जो आपका जो डायरेक्शन है वो बदल गया, और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो आपने सोचा था, जिस डायरेक्शन में आपने नेट फोर्स चाहा था और उसी डायरेक्शन में आपको वो फोर्स एप्लीकेबल हुआ है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ग्रुप, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिवेटेड हो और वो फोर्सेस का रिजल्ट देयर नॉन जीरो हो, इट मे बी निगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो दीज आर द टाइप ऑफ बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। चाहे आप उसके लिए आप CHS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में एग्जामिनेशन दें, इनर्शिया से क्वेश्चन 101% आता ही आता है।